गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और रेस्पिरेशन चैप्टर में हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा। नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो 2 लेक्चर को आप कंप्लीट करें, उसके बाद ही आज के लेक्चर को अटेंड करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना पकड़ बनाना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट पर अपनी मजबूती को कायम रखना चाहते हैं, तो सब एक पढ़ने का तरीका होता है। और पढ़ने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत से पढ़ें और एक सीक्वेंस में पढ़ें। एक सीक्वेंस से पढ़ने में यही फ़ायदा होता है कि हमारी कंसेप्ट धीरे-धीरे मजबूत होते चला जाता है और कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ही बेहतर हो जाते हैं। और फिर हम कहीं से भी प्रश्न अगर बनाएँ तो छूटने का सवाल ही नहीं है। यानी कि हर तरीका के प्रश्न को हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वो 2 लेक्चर कंप्लीट करें, क्योंकि फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें पूरी तरीक़ा से रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में समझाया गया है कि किस तरीक़ा से हमारे शरीर में ऑक्सीजन इन्हेल होते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है यानी बाहर निकलता है। ये सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से समझाया गया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। ये सभी के सभी जो बातें हैं वो फर्स्ट लेक्चर में समझाया गया है। सेकंड लेक्चर की अगर बात करें तो सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन की क्रिया किस तरीका से होते हैं, कैसे ऑक्सीजन को इनहेल करता है, कहाँ-कहाँ पर प्लांट्स में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में बेहतर ढंग से कंप्लीट किया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, उनमें ऊर्जा का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है। ये सारे के सारे चीज़ों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। तो पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे सुंदर-सुंदर हाथों से, सुंदर-सुंदर राइटिंग के साथ अपना नोट्स बनाएँगे, क्योंकि आपका नोट्स ही आपके आने वाले एग्ज़ाम के समय आपका साथ देने वाला है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में है क्या? मुख्यतः तो हम जानते हैं कि ऊर्जा का निर्माण करना। रेस्पिरेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि रेस्पिरेशन की क्रिया जब होती है तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो आज हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे एनिमल्स में। तो जब भी हम रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये तो आपको दिमाग में रखना ही है कि ऊर्जा का निर्माण करना है, यानी जो पचित भोजन है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसका ब्रेक डाउन करके हमें क्या करना है, ऊर्जा का निर्माण होना है हमारे शरीर में। लेकिन आज के जो रेस्पिरेशन है, आपको देखना होगा कि रेस्पिरेशन की जो क्रिया है, हमें सबसे पहले यहाँ पर ब्रीथिंग वाले थोड़ा-सा कांसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ब्रीथिंग का क्या होता है कि जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, यही हमारा ब्रीथिंग है। तो मुख्य रूप से जो होते हैं एनिमल्स की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन की क्रिया में हमें इसी बात को फोकस करके चलना होगा कि वो ऑक्सीजन को कैसे ग्रहण कर रहे हैं और अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर कर रहे हैं। यही यहाँ पर मुख्य फोकस आपको रखना है। और ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के में हम लोग अगर यही 5 टॉपिक को पढ़ें, जैसे अपने क्लास की अगर बात करें, क्लास 10th में आपको अमीबा के बारे में पढ़ना है, ये अमीबा है, तो अमीबा के बारे में पढ़ना है आपको, पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्लैनेरियम भी आता है, प्लैनेरियम से भी पूछ लेते हैं। ये केचुआ है, तो केचुआ के बारे में भी पढ़ लेना है। अगर केचुआ पढ़ लिए तो आपको लीच के बारे में यानी कि जोंक के बारे में भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। केचुआ और जोंक दोनों एक दूसरे के समान रेस्पिरेशन की क्रिया होते हैं। अमीबा पैरामीशियम में एक जैसा श्वसन हमें देखने को मिलता है। फिश हो गए, तो फिश की अगर बात करें तो जितने सारे जलीय जीव हैं, जिसमें गिल्स पाए जाते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, मछलियाँ, उस सभी प्रकार की मछलियों की चर्चा एक ही साथ हो जाएगी। ह्यूमन्स की अगर बात करें तो ह्यूमन्स में ही हम लोग अपनी भी बात कर लेंगे, आपकी भी बात कर लेंगे, आपके गर्लफ्रेंड की भी बात कर लेंगे, आपके मम्मी-पापा की भी बात कर लेंगे और साथ ही साथ आपके घर में जो पालतू जानवर हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग एक साथ कर लेने वाले हैं। क्योंकि इसी में ह्यूमन्स के जैसा ही जो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस होते हैं, उन सभी में रेस्पिरेशन की क्रिया ह्यूमन के समान ही होता है। एक हम लोग को पढ़ना होगा टिड्डा के बारे में, जिसे हम ग्रास होपर कहते हैं। हम लोग बचपन में उसे कहते थे राम जी का घोड़ा,
कि राम जी का घोड़ा जब पढ़ते थे ललटेन में या लैंप में पढ़ते थे तो उस समय ये आकर बैठ जाता था शरीर पर, तो हम लोग डरते भी थे कि ये राम जी का घोड़ा हम लोगों के ऊपर आ गया। तो ये राम जी के घोड़ा के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होगा। तो ये इतनी चीज़ों को हमें पढ़ना है, एक-एक करके पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग पहले कुछ चीज़ों को जानेंगे। अब वो क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर हमने लिख कर लाया है कि अलग-अलग जो जानवर होते हैं, अलग-अलग जानवरों में श्वसन अलग-अलग तरीके से होते हैं। देखो यहाँ पर ये लाइन जो लिखा हुआ है हमें थोड़ा-सा इनकम्प्लीट लगता है। इनकम्प्लीट क्यों लगता है? कि श्वसन की क्रिया में हमें क्या होते हैं, ऊर्जा का निर्माण मुक्त होता है, तो ऊर्जा का निर्माण सब में एक ही जैसा होता है। ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि ग्लूकोज डायरेक्ट टूट गया, ग्लूकोज से डायरेक्ट हमें एटीपी मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सब में प्रोसेस सेम होता है। पहले वो पाइरुवेट में टूटेगा, पाइरुवेट से ही टूटकर वो हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा देगा। तो यहाँ सबसे अच्छी लाइन होगी कि अलग-अलग जानवरों में श्वसन के जगह पर, श्वसन के स्थान पर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना के जो तरीके हैं वो अलग-अलग होते हैं। रेस्पिरेशन में हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और जब रेस्पिरेशन की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में हमें, रेस्पिरेशन के जगह पर हमें सबसे अच्छा लगा क्या कि ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के तरीका अलग-अलग होते हैं। यानी हर जीव जो होता है वो एक समान से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को इनहेल और आउट नहीं कर सकता। उन सभी में तरीके अलग-अलग होते हैं। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास रास्ता क्या है कि नाक के माध्यम से वायु को अंदर लेंगे, अंदर जाएगा, फेफड़ा के पास जाएगा, फेफड़ा के पास एल्वियली मौजूद है, एल्वियली क्या करेगा, तो वहाँ से ऑक्सीजन के अणु को छाँट देगा, छाँट कर ब्लड में मिक्स कर देगा और फिर वहाँ से क्या होगा, जो भी बाकी जो बचे हुए गैसेज़ हैं, वो बाहर निकल जाएँगे। लेकिन यही अगर बात करें तो प्लांट्स में हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स में अलग तरीका से है। प्लांट्स की पत्तियाँ भी ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा था, जड़ें भी ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा था, तना भी ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा था, तो ये अलग-अलग तरीके थे। तो जंतुओं में भी अलग-अलग तरीके होंगे। अब जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि अमीबा जैसे, अमीबा के साथ-साथ हम यहाँ पर पैरामीशियम भी लिख देते हैं कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा, पैरामीशियम जैसे एकल कोशिकीय जीव। अब ये आपको पता है कि अमीबा और पैरामीशियम जो है ये दोनों के दोनों एक कोशिकीय जीव है, यानी एक ही कोशिका से मिलकर बना है, एक ही कोशिका से बना है। तो ये दोनों के दोनों जीव में जो श्वसन है, श्वसन कहने का अर्थ क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए कुछ न कोई तो माध्यम होगा। तो माध्यम क्या है? तो वो माध्यम है कोशिका झिल्ली। वो माध्यम क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली हम आपको समझाएँगे कि क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से गैसों के सरल विसरण द्वारा होता है, यानी गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से। जैसे हम लोगों के अपने शरीर की बात करें तो अपने शरीर में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? फेफड़ा के माध्यम से होता है। हम लोग का मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। लेकिन यहाँ पर अमीबा पैरामीशियम में जो एकल कोशिकीय जीव हैं उनमें जितने के जितने जो गैसों का विनिमय होता है, गैसों का विनिमय, विनिमय कहने का मतलब है कि आदान-प्रदान, गैसों का आदान-प्रदान जो होते हैं, वो किसके माध्यम से होगा? कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। किस विधि के द्वारा होगा? तो विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा होता है। विकिरण क्या होता है? आपको प्लांट्स वाले रेस्पिरेशन में हमने अच्छे ढंग से समझाया है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ऑक्सीजन की जो गति होती है, उसी को हम कहते हैं विकिरण। हालाँकि अधिकांश जानवरों में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। अधिकांश जानवरों में क्या होते हैं, एक खास प्रकार का अंग पाया जाता है जिससे होकर श्वसन की क्रिया होती है। यानी उसके उस अंग के माध्यम से ही ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और उसी अंग के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी कर दिया जाता है। जैसे हम लोग जो हैं, हम लोग अगर अपनी बात, अब आप कहेंगे कि सर बार-बार अपना ही एग्ज़ाम्पल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग अपनी एग्ज़ाम्पल अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। हम लोग के पास केवल एक ही रास्ता है कि फेफड़ा से साँस लेते हैं, नाक के माध्यम से हवा अंदर गया,
फेफड़ा के पास गया, तो फेफड़ा हम लोग का क्या है, मुख्य श्वसन अंग है। अब ये फेफड़ा ही मुख्य श्वसन अंग के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण भी कर रहा है, और हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको बाहर निकालने का भी काम कौन कर रहा है, तो फेफड़ा ही कर रहा है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अन्य जानवरों में जो होते हैं, अधिकांश जानवरों में एक विशिष्ट अंग होता है। अब ऐसा नहीं कि सभी जानवरों में केवल फेफड़ा ही होगा, लेकिन हाँ, जितने सारे अधिकांश बहुकोशिकीय जीव है, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, बाघ हो गया, बंदर हो गया, हम लोग अपने लड़का लड़की जितने सारे हैं, उन सभी में एक खास प्रकार के अंग पाए जाते हैं। तो क्या यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पहली जो लाइन हमने लिखा है वो लाइन आपको क्लियर हो गया कि जो भी एकल कोशिकीय जीव है जो पानी में रहते हैं, ये अमीबा और पैरामीशियम कहाँ रहने वाला जीव है, पानी में रहने वाला जीव है। तो इनमें जो श्वसन की क्रिया यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। और किस विधि द्वारा होता है, तो विसरण की विधि द्वारा होता है। बात क्लियर है। चलो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो मिट्टी में जो रहने वाले जीव हैं। अब मिट्टी में रहने वाले जीव केंचुआ हो गए, केंचुआ के साथ साथ आप जोंक भी कह सकते हैं कि जोंक भी आप देखे होंगे कि मिट्टी में रह जाता है। तो केंचुआ और जोंक जैसे जीव हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए अपनी त्वचा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जो केचुआ होता है वो केचुआ या जोंक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का आदान प्रदान करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी त्वचा का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो अपनी त्वचा के माध्यम से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और त्वचा के माध्यम से ही अपने शरीर में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी कर देते हैं। इसलिए केचुआ में श्वसन अंग है। केचुआ का अगर कभी भी पूछ दे कि श्वसन अंग क्या है, त्वचा है। केचुआ का श्वसन अंग क्या है, त्वचा है। यहाँ पर अमीबा का श्वसन अंग क्या था, तो कोशिका झिल्ली था। ये श्वसन अंग ही है। ठीक है, चले अगली अगर बात करें अगली पॉइंट की, तो मछली, झींगा और मसल्स जो एक किसी मछली जैसा ही जीव होता है। जैसे जलीय जानवरों में श्वसन अंग के रूप में गलफड़ा होता है। क्या होते हैं, मछली में गिल्स पाए जाते हैं। तो गलफरे के माध्यम से होता है, जो पानी में घुली ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। देखिए जो मछली है, मछली हो गया, वेल्स हो गया, ये सारे के सारे जो जीव हैं उन सभी में गलफरा होते हैं। वो गलफरा के माध्यम से ही ऑक्सीजन को ग्रहण भी करते हैं और जो हम उनके शरीर में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर भी निकाल देते हैं। तो जो इक्वेटिक जीव होते हैं, यानी जैसे मछली हो गया, झींगा हो गया, और भी आप कह सकते हैं डॉल्फिन हो गया, इन सभी जीवों में गलफरा ही मुख्य श्वसन अंग होता है। यानी कि ये गलफरे के माध्यम से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेंगे। ये धीरे धीरे करके हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चलिए अगला पॉइंट है टिड्डा। टिड्डा, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, मच्छर, ये जैसे कीटों, ये सभी के सभी क्या है, कीट हैं। यानी यहाँ पर मुख्य रूप से आपको समझना है कि कीटों में जो श्वसन की क्रिया, यानी श्वसन की क्रिया कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन को ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो क्रिया है, कुछ ना कुछ तो चाहिए उनको ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले जाने के लिए। तो एक उनके त्वचा पर, उनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं स्पाइरिकल, तथा वायु नलिकाएं जिन्हें ट्रैकिया कहते हैं, उनका श्वसन अंग होता है। यानी कि कीट मकोड़े जो होते हैं वो कीट मकोड़े अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए ट्रैकिया का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैकिया को हम लोग श्वास नली भी कहते हैं। ट्रैकिया को हम लोग श्वास नली भी कहते हैं कि श्वास नली के माध्यम से ही वो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर लेते हैं। या स्पाइरिकल्स को आप यहाँ पर सबसे अच्छा है कि आप लिखें श्वसन रंध्र। श्वसन रंध्र, यानी कीटों में जो मुख्य श्वसन अंग होता है, ध्यान रखेंगे कि ट्रैकिया ही होते हैं। कीटों में मुख्य श्वसन अंग क्या कहलाता है, ट्रैकिया कहलाता है।
अगली पॉइंट है कि स्थलीय प्राणी जैसे कि मनुष्य हो गया, पक्षी, छिपकली, कुत्ता, मेढक आदि, इन सभी जीवों में क्या होते हैं? फेफड़ा पाया जाता है। मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं? फेफड़ा होते हैं, और फेफड़ा के माध्यम से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और शरीर में जो निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर भी कर देता है। यहाँ से एक बात और ध्यान रखें कि मेढक जो है फेफड़ा और त्वचा दोनों से सांस लेता है। यानी कि जब वो स्थल पर आता है, मेढक जब स्थल पर आता है तो वो फेफड़ा से सांस लेता है। आपने मेढक को देखा होगा कि जब मिट्टी पर चलते हैं तो वो फेफड़ा से सांस लेते हैं, लेकिन जब वो भूमि के अंदर चला जाता है, यानी कि जब वो मिट्टी में चला जाता है तो मिट्टी के अंदर वो त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। इस वजह से ध्यान रखें कि मेढक में दो प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। एक तो त्वचा भी श्वसन अंग की तरह कार्य करता है और साथ ही साथ फेफड़ा भी श्वसन अंग की तरह कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा-सा जल्दी से हम रिपीट कर देते हैं, एक बार ध्यान से सुनेंगे कि अमीबा जैसे जो सरल एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लैनेरियम हो गया, ये सभी के सभी जो जीव हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए अपना कोशिका झिल्ली का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इन सभी का जो श्वसन अंग है, कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। मिट्टी में रहने वाले जोंक हो गए, केचुआ हो गए, इन सभी में जो ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए जो होता है, ऑक्सीजन ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए इनकी त्वचा होती है, और ये त्वचा जो इनका होता है एक तो सॉफ्ट भी होता है यानी कि पतली होती है, और साथ ही साथ मॉइस्ट भी होता है। थिन और मॉइस्ट दोनों होता है, यानी कि पतला और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि नमी युक्त होता है। तो मिट्टी में रहने वाले जो जीव है, त्वचा हो गया, मिट्टी में रहने वाले जो जीव है, केचुआ हो गया, लीच हो गया, जोंक, वो सभी के सभी जो है त्वचा के माध्यम से ही ऑक्सीजन को ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। जल में रहने वाले मछली हो गया, झींगा हो गया, मसल्स हो गया, इन सभी जानवरों में मुख्य श्वसन अंग गलफरा है, और गलफरा के माध्यम से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। स्थलीय जीवों में फेफड़ा हो गया, मेढक में फेफड़ा और त्वचा दोनों हो गया, और जो कीट होते हैं, कीट में जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो ट्रैकिया होता है, जिसे हम श्वास नली भी कहते हैं। तो इतनी बातें आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गए होंगे। अब चलिए, अब यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पॉइंट है कि सभी श्वसन अंग, चाहे त्वचा हो, गलफरा हो, श्वास नली हो, ठीक है, इन सभी में तीन सामान्य बातें हैं, यानी तीन कॉमन बातें हैं कि चाहे वो त्वचा से ऑक्सीजन को ग्रहण करे या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले, या गलफरा से ऑक्सीजन को ग्रहण करे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करे, या ट्रैकिया के माध्यम से ग्रहण करे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सभी जो श्वसन अंग है, इन सभी श्वसन अंगों में एक मुख्य विशेषता, तीन मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहला है कि सभी श्वसन अंगों में पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए उनका एरिया बड़ा होता है, उनकी जो सतह होती है वो बड़ा होता है, यानी उनका एरिया क्या होते हैं? बड़ा होते हैं। तभी जाकर उनको क्या मिलेगा? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि सभी श्वसन अंगों में श्वसन गैसों के आसानी से प्रसार और विनिमय के लिए, यानी कि उनके सर्कुलेशन के लिए, यानी परिवहन के लिए, आसानी से प्रसार और विनिमय का अर्थ हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए हमारे शरीर में, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करें, फेफड़ा के पास गया, अब फेफड़ा से क्या हो रहा है? ब्लड में घुल गया ऑक्सीजन के अणु, और ब्लड में घुलकर ये सभी कोशिकाओं तक पहुंच रहा है। तो यही है कि प्रसार और विनिमय के लिए पतली दीवारें होती है, यानी कि थिन लेयर वॉल होता है। ये भी बात क्लियर है। अगली पॉइंट है कि सभी श्वसन अंगों जैसे गलफरा हो गया, त्वचा हो गया, फेफड़ा में श्वसन गैसों के परिवहन के लिए प्रचुर मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है। क्या कह रहा है कि जो सभी जो श्वसन अंग है, जैसे कि त्वचा है, गलफरा है और फेफड़ा है, इसमें श्वसन गैसों के परिवहन के लिए, यहाँ पर पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा कि श्वसन अंग किसकी बात कर रहा है? त्वचा की बात कर रहा है, गलफरा की बात कर रहा है, फेफड़ा की बात कर रहा है, कहीं पर ट्रैकिया की बात नहीं कर रहा है, कहीं पर भी ट्रैकिया की बात नहीं हो रही है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इन तीनों श्वसन अंग जो है, इन तीनों के लिए जो ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन के लिए रक्त की
आपूर्ति अच्छी खासी होती है, यानी कि रक्त के माध्यम से ही यहाँ पर इन तीनों श्वसन अंग के माध्यम से ही रक्त के थ्रू ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ये अभी समझाएंगे हम, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। केवल श्वसन के श्वास नली जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया प्रणाली में हवा सीधे कोशिकाओं तक पहुंचती है, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का रक्त नहीं पाया जाता है। अब कहेंगे सर ये बात हमें पल्ले नहीं पड़ा, चलिए समझते हैं अगर पल्ले आपको ना पड़ा हो तो। देखिए जैसे हम बना लेते हैं देखिए ये है क्या, ये रक्त वाहिका है, रक्त वाहिका। ये है कोशिका, ये है कोशिका। ये आप समझ रहे हैं कि फेफड़ा हो गया, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं फेफड़ा को, आप त्वचा को भी ले सकते हैं, गलफरा को भी ले सकते हैं, लेकिन हम फेफड़ा के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। देखिए होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वायुमंडल से वायु को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर है वायु, यहाँ पर है वायु, यहाँ पर वायु के बहुत सारे कण अणु मौजूद हैं। अब ये वायु हमारे अंदर पे प्रवेश किया, जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे अंदर प्रवेश करता है। अब ये वायु जो है पहुंचता है हमारे फेफड़ा में, फेफड़ा में पहुंचता है तो यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर मौजूद होता है बहुत सारे एल्वियली, बहुत सारे मौजूद होता है एल्वियली, ऐसे गुच्छे में मौजूद होते हैं। हालांकि हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे गुच्छे में, जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में तो वहां पर आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आएगा। और भी यहाँ फिलहाल के लिए आप समझे कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जब हमने वायु को ग्रहण किया तो वायु में नाइट्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी थे।
इस एल्वियली के पास आकर ऑक्सीजन छट जाता है और बचा हुआ जो गैस है जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है हमारा ब्लड में पहुंचता है, यहाँ से गुजरता है ब्लड वेसल्स, यहाँ से गुजरते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड यहाँ से जब जाता है तो ऑक्सीजन के अणु एल्वियली के द्वारा ब्लड में मिला दिए जाते हैं, ब्लड में मिक्स कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मिक्स हो गया ऑक्सीजन के अणु। अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये ऑक्सीजन के अणु इस ब्लड में क्यों मिल गया, क्योंकि यहाँ पर एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, रक्त में पाया जाता है एक हीमोग्लोबिन। यहाँ पर हम दूसरे कलर से बना देते हैं, दूसरा कलर ये वाला, हालांकि हीमोग्लोबिन तो रेड कलर का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर समझाने के लिए आपको अलग कलर दे रहे हैं। ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के अणु को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करके अपने अंदर मिला लेता है और फिर ये जो जितने सारे रक्त हैं ये सभी रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है, लेकिन ये कोशिकाओं में मिलता नहीं है, ध्यान रखेंगे। और ये जो रक्त है, रक्त डायरेक्ट इसमें नहीं आता, कोशिकाओं में नहीं जाता, इस बात को ध्यान रखेंगे। होता क्या है कि यहाँ से धीरे धीरे फ्लूइड जैसा, यहाँ पर धीरे धीरे एक तरल जैसा कुछ पदार्थ निकलता है, तरल जैसे कुछ यहाँ पर पदार्थ जैसा निकलता है और यही तरल जैसे पदार्थ में मौजूद होता, ये क्या है, तरल पदार्थ है। और इसी तरल पदार्थ में मौजूद होता है ऑक्सीजन के अणु भी, ऑक्सीजन के अणु भी मौजूद होता है और यही फिर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है कोशिका में। यहीं पर ऑक्सीजन मौजूद जो होते हैं ये डिफ्यूजन के माध्यम से, किसके माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से, यानी विसरण के माध्यम से, विसरण विधि द्वारा ये पहुंच जाता है कोशिका के अंदर, क्योंकि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, कोशिका के बाहर जो ब्लड के पास था इस तरल पदार्थ में ऑक्सीजन के अणु ज्यादा थे, तो ये विसरण विधि के द्वारा इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इतनी बात समझ में आया। यानी कि हमने वही समझाया, यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है कि त्वचा हो गया, गलफरा हो गया और फेफड़ा हो गया, इन सभी में जो ऑक्सीजन की जो प्रचुर मात्रा के परिवहन के लिए रक्त की आपूर्ति होती है, यानी रक्त के माध्यम से होता है, लेकिन ट्रैकिया वाले में नहीं होता। ट्रैकिया जो होता है वहां पर नहीं होता, डायरेक्ट संपर्क में होता है, वो डायरेक्ट कोशिकाओं में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर ट्रैकिया वाले जीव में, कीट में हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इस वजह से। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चल, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करना है। कह रहा है कि पानी में रहने वाले जानवर, जलीय जानवर सांस लेने के लिए पानी में घुली ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जलीय जीव जो है उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसी से ऑक्सीजन को वो ग्रहण करते हैं। चूंकि पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा हवा में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होता है। अब ऐसे भी आपको पता है कि हम लोग वायुमंडल से अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन मछली को आपने देखा होगा कि वो उसको पर्याप्त उतना मिलता नहीं है, डायरेक्ट वो वायुमंडल में नहीं रह सकता है, जल में रहता है और जल में ऑक्सीजन कम होते हैं, इस वजह से वो ज्यादा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इसलिए जलीय जानवरों सांस लेने की दर स्थलीय जानवरों की तुलना में बहुत तेज होता है, यानी वो तेजी से, आप देखेंगे मछली ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। चलो, सांस लेने की तेज दर जलीय जानवरों को अधिक ऑक्सीजन प्रदान करती है, यानी जब वो तेजी से सांस लेंगे तो उनके अंदर तेजी से ऑक्सीजन का परिवहन भी होगा। स्थलीय जानवर सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए हवा और वातावरण के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी हम लोग सीधे सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, और जो जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में जो घुले हुए ऑक्सीजन है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोगों का जो सांस लेने की दर है वो कम होता है, लेकिन जलीय जीवों में सांस लेने की जो दर होती है वो बहुत ही अधिक होती है। कारण क्या है, ऑक्सीजन उनको पर्याप्त मात्रा में चाहिए, इस कारण। अब आइए, यहाँ पर सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन में, वो हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे।
यानी हम लोग जो पढ़ेंगे वो सबसे पहला होगा सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो एक प्रकार का जलीय जीव है, जो एक प्रकार का क्या है, जलीय जीव है। तो सबसे पहले हम लोग जलीय जीव के बारे में, हाइड्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हाइड्रा अब यहाँ से आपको समझना है और पढ़ना भी है। चलिए सबसे पहले हम लोग हाइड्रा बना लेते हैं। देखिए ये हमने हाइड्रा बना लिया, हालांकि प्लेनरी पैरामीशियम भी बना लेते हैं। एक और जीव होता है जिसे हम प्लेनेरिया भी कहते हैं। ये हमने पानी बना दिया। हम एक साथ मेरे बच्चे तीनों चीजों को बता दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि एक प्रोसेस आप समझेंगे तो सारा का सारा प्रोसेस दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। जो अमीबा में है वही पैरामीशियम में भी रहेगा, जो पैरामीशियम में है वही आपका प्लेनेरिया में भी रहेगा। ये सभी जीवों में समान रहेंगे। हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं, ये है पैरामीशियम, ये है पैरामीशियम, ये है अमीबा, और ये है प्लेनेरियम। प्लेनेरिया, चल समझते हैं। देखिए ये है अमीबा। अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा के अंदर मौजूद है क्या, कोशिका द्रव मौजूद है। क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस, ये है इसका, आप कह सकते हैं न्यूक्लियस, और इसी के अंदर मौजूद है कोशिका द्रव्य, इसी के अंदर मौजूद है कोशिका द्रव्य मौजूद है। अब ये पानी में था, थोड़ा सा पानी को हम हटाते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की हमें आवश्यकता नहीं है। चलिए ये है इसकी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। आपको पता होना चाहिए कि जितने सारे एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स में कि जो बाहरी लेयर होता है उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, और प्लांट्स में सबसे बाहरी जो भित्ति होता है उसे हम कहते हैं सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति
सबसे बाहरी होता है प्लांट्स में, और एनिमल्स की अगर बात करें तो जो ऊपर का होता है सेल के जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये अमीबा के सबसे बाहर में जो है कोशिका झिल्ली है। अब होता क्या है कि पानी में मौजूद है ऑक्सीजन के अणु, पानी में मौजूद है ऑक्सीजन के अणु, यहाँ पर हम मौजूद कर दे रहे हैं ऑक्सीजन के अणु। ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये है बहुत सारे ऑक्सीजन के अणु। ये ऑक्सीजन है, O2 हमने लिख दिया ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर में कोशिका के अंदर जो है यानी अमीबा के अंदर में ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पर फूड पहुंचा हुआ है, यहाँ पर फूड पहुंचे हुए हैं। इसको ऊर्जा निर्माण के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर फूड मौजूद है यानी ग्लूकोज यहाँ पर आकर उपस्थित है। विसिरन के द्वारा यानी डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण विधि द्वारा ये ऑक्सीजन के जो अणु है, ये ऑक्सीजन के अणु धीरे धीरे कोशिका झिल्ली से होते हुए अंदर की ओर प्रवेश करेगा, अंदर की ओर प्रवेश करेगा और यहाँ पर ये धीरे धीरे पहुंच जाएंगे कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में डिफ्यूजन के द्वारा, विकिरण विधि के द्वारा जो पानी में घुलित ऑक्सीजन था वो धीरे धीरे कहाँ प्रवेश कर गया। तो आप कहेंगे कि सर कोशिका के अंदर यानी कि अमीबा की जो कोशिका है उसके अंदर प्रवेश किया। अब यहाँ पर पहले से मौजूद था फूड, अब ये फूड क्या है तो आप कहेंगे ग्लूकोज है, C6H12O6 मौजूद है। अब यहाँ पहुंचा क्या ऑक्सीजन, तो फूड और ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर फूड का ऑक्सीकरण होगा, फूड का ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन मिलने से बनेंगे क्या, तो आप कहेंगे ऊर्जा का निर्माण होगा। क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और साथ ही साथ जल का भी निर्माण होगा। इतनी बातें समझ में आए, क्या ये इतनी बातें समझ में आया। हमने क्या कहा कि ये अमीबा है, अमीबा कहाँ होता है, जल में होता है। जल में क्या मौजूद है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन के अणु मौजूद है। ऑक्सीजन के अणु जो है वो विसिरण विधि के द्वारा ये कोशिका झिल्ली से होते हुए, कोशिका झिल्ली के द्वारा ये ऑक्सीजन के अणु प्रवेश कर गए कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर मौजूद था कोशिका द्रव और उसी कोशिका द्रव में मौजूद था ग्लूकोज के अणु यानी फूड मौजूद थे। अब इस फूड का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा CO2 और जल का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ, ऑक्सीकरण की जब यहाँ पर क्रिया हुए तो निर्माण हुआ ऊर्जा का, कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये कोशिका अपने शरीर से बाहर करेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं वो क्या होंगे, तो इसी पानी में विसिरन के द्वारा, किसके द्वारा, विसिरन के द्वारा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। तो डिफ्यूजन के द्वारा इसी कोशिका झिल्ली से होकर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु यहाँ पर आ जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे, तो इसी कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, पानी में घुल जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन किसके माध्यम से गया था, तो कोशिका झिल्ली से ही होकर गया था। तो इस तरीका से अमीबा में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। चल
आपको पता है कि यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, सिलिया होते हैं। इस तरीका से रोआ जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब यही घटना पैरामीशियम के साथ भी होता है। पैरामीशियम भी क्या करेगा, यहाँ पर मौजूद है ऑक्सीजन के अणु, वायुमंडल में मौजूद है ऑक्सीजन के अणु। ऑक्सीजन के अणु क्या होंगे, तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से अंदर जाएगा। कोशिका झिल्ली के माध्यम से अंदर गया तो यहाँ पर पहले से मौजूद था फूड। फूड का क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण की क्रिया जैसे ही हुआ तो ऊर्जा का निर्माण हुआ। ऊर्जा के साथ साथ CO2 का निर्माण हुआ और जल का निर्माण हुआ। अब ये CO2 क्या करेगा, अब ये CO2 को अपने शरीर से बाहर करेगा। तो ये CO2 को इसी कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल देगा, तो CO2 बाहर हो गया। प्लेनेरिया में भी इसी माध्यम से होगा। ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली से अंदर गया और यहाँ पर फूड पहले से मौजूद था। फूड का ऑक्सीकरण हुआ, बना कार्बन डाइऑक्साइड, बना जल और बना ऊर्जा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी कोशिका झिल्ली से होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये एकल कोशिकीय वाले जो भी जलीय जीव हैं, उन सभी जीवों में इसी प्रकार से रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। क्या ये बात क्लियर हुआ, क्या ये बात क्लियर हुआ? हमने क्या कहा कि अमीबा में मौजूद था फूड। अमीबा को रेस्पिरेशन की क्रिया करने के लिए क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था। ऑक्सीजन इसे कहाँ से मिलेगा, तो जल में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है उसी ऑक्सीजन के अणु का ये यूज करेगा। कैसे यूज करेगा, तो बाहर में पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, इसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। विसरण के द्वारा ये ऑक्सीजन को अंदर अपनी कोशिकीय जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली से अपने अंदर खींच लेगा। अपने अंदर क्या करेगा, कोशिका झिल्ली से खींचेगा। जैसे वैक्यूम क्लीनर आपने देखा होगा कि ऐसे मशीन कर दे तो जितने सारे गंदगी है, गर्दा वगैरह, वो सब आ जाता है उसी में। ये जो कोशिका झिल्ली है, इसमें वैक्यूम क्लीनर का काम करेगा। ये अपने अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, खींचेगा, खींच के अंदर ले लेगा। ऑक्सीजन मिल गया तो फूड का ऑक्सीकरण हो गया। फूड का ऑक्सीकरण हुआ, ऊर्जा बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। अब ये बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बना तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी करेगा। तो उसी के, अब वैक्यूम क्लीनर से खींच रहता तो उसी वैक्यूम क्लीनर से ये बाहर भी ठेल देगा। तो इसी कोशिका झिल्ली से होकर क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। तो इस तरीका से एकल कोशिकीय जीव में ये सारे रेस्पिरेशन की चीजें हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए अब यहाँ पर समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा सांस लेने के लिए गैसों के सरल प्रसार पर निर्भर करता है। यानी कि सरल प्रसार कहने का अर्थ हुआ कि ये कोशिका झिल्ली से, यहाँ पर जो सरल प्रसार है इसका अर्थ है कि कोशिका झिल्ली सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा, कोशिका झिल्ली का इस्तेमाल करेगा। अमीबा में गैसों का प्रसार उसकी पतली कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अमीबा में गैसों का आदान प्रदान उसकी कोशिका झिल्ली से ही होता है। हमने अभी अभी बताया कि इसमें जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, तो आप कहेंगे कोशिका झिल्ली। यही कोशिका झिल्ली क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है और यही कोशिका झिल्ली जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी कर दे रहा है। कह रहा कि अमीबा पानी में रहता है, जलीय जीव है। पानी में ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है। पानी से ऑक्सीजन अमीबा के शरीर में उसकी कोशिका झिल्ली के माध्यम से फैलती है। इसमें बहुत तेजी से, देखिए एक कोशिकी ये जीव है यानी एक ही कोशिका है, तो इनमें ऑक्सीजन का प्रसार जो होगा वो तेजी से होगा। यानी कि जैसे ही ऑक्सीजन के कण यहाँ आए तो ये बहुत ही तेजी से ये चारों तरफ फैल जाएंगे, बहुत तेजी से चारों तरफ फैल जाएंगे। जबकि हमारे, हम लोग जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें ऐसा नहीं होता। अगर उनमें देखा जाए तो लग जाएंगे 3 साल। यानी कि यहाँ सांस लिए, अगर डिफ्यूजन के माध्यम से अगर लिए, त्वचा से अगर ले रहे हैं, कोशिका झिल्ली से ले रहे, तो पता चलेगा 3 साल लग गए। इस वजह से हम लोगों में एक श्वसन अंग बना हुआ है। आप समझो कि कृत्रिम प्रकृति हमें किस तरीका से हर चीज को बना कर दिया है। कह रहा है कि अमीबा का आकार बहुत छोटा है। अरे एक कोशिकीय जीव है तो कितना बड़ा होगा, बहुत ही छोटा होगा। इसलिए ऑक्सीजन तेजी से अमीबा के पूरे शरीर में फैल जाता है।
इस ऑक्सीजन का उपयोग अमीबा के कोशिका के अंदर श्वसन यानी ऊर्जा निर्माण के लिए किया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अमीबा की झिल्ली के माध्यम से यानी कोशिका झिल्ली के ही माध्यम से आसपास के पानी में फैल जाती है। इस प्रकार अमीबा की श्वसन सतह यानी कि इसकी कोशिका सतह झिल्ली है। ये आगे भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। कह रहा अमीबा के अलावा पैरामीशियम और प्लेनेरिया, अभी हमने दिखाया कि ये पैरामीशियम है, ये क्या था पैरामीशियम, और ये क्या है प्लेनेरिया है। तो इनमें भी क्या हो रहे हैं, तो कह रहा है कि अन्य सरल जानवर भी सांस लेने और श्वसन के लिए गैसों के सरल प्रसार पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार अमीबा, पैरामीशियम और प्लेनेरिया सभी अपनी कोशिका झिल्ली के माध्यम से सांस लेते हैं। किसके माध्यम से सांस लेते हैं? कोशिका झिल्ली के माध्यम से सांस लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से अमीबा श्वसन की क्रिया करता है, प्लेनेरिया में कैसे होते हैं श्वसन, और पैरामीशियम में किस तरीका से होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं केचुआ में श्वसन की क्रिया कि केचुआ में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया होते हैं। देखिए केचुआ में रक्त होता है। आपने देखा होगा कि जब कुदाल चलाते हैं तो केचुआ कट जाता है, मर जाता है, तो उसमें से ब्लड आने लगता है, यानी कि केचुआ में ब्लड होता है और उसमें हीमोग्लोबिन भी पाए जाते हैं। इस वजह से उसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए त्वचा होंगे, हमने पहले पढ़ा है। देखिए हम एक बना लेते हैं। इस तरीका से आपने खंड खंड जैसा देखा होगा। जब आप केचुआ को ध्यान से देखेंगे तो इस तरीका से आपको खंड खंड की तरह दिखाई पड़ेगा। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि केचुआ जो होता है इसमें मेल और फीमेल एक ही में होते हैं। एक ही शरीर में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। एक तरफ से मेल होगा और एक तरफ से फीमेल होगा। तो इधर मारिएगा केचुआ को, अगर इधर मारिएगा तो इधर से भागना शुरू होगा। अगर इधर मेल है तो फीमेल कहे जी सुन रही हो, चलो ना, मार रहा है इधर से। तो इधर से मारिएगा तो कहे जी सुनते हैं, चलिए ना, उधर मार रहा है। ठीक है, तो एक ही में ध्यान रखेंगे कि केचुआ में मेल और फीमेल दोनों होता है। अब यहाँ से हम केचुआ के इस वाले हिस्सा को हम काट लेते हैं। यहाँ से एक थोड़ा-सा हिस्सा हमने काट कर निकाल लिया, ठीक है? तो जब हम इसे काट कर देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमें इस तरीका का संरचना दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही ब्लू वाले भी होते हैं।
ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है और रेड वाला जो दिख रहा है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है? यानी इस तरीका से इनमें भी कुछ संरचनाएँ पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं, जैसे हम लोगों में पाइप बिछा हुआ है, हमारे शरीर में क्या होते हैं, नसें होते हैं, नस होता है, धमनी होता है, यानी कि धमनी और शिरा होता है। इसी तरीका से केचुआ में भी छोटी-छोटी पतली-सी नली जैसा होता है, जिसमें से अब कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है। यानी ऑक्सीजन ये रेड वाला, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है, और यहाँ पर ये ब्लू वाला, इस यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो होता क्या है, ध्यान से रखिएगा। अब यहाँ पर एक कोशिका हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कोशिका बनाया, एक कोशिका बनाया। इस कोशिका में क्या मौजूद है? तो पहले से मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया। इस कोशिका में मौजूद क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। ये सारी चीज़ हमने बताया है। अब देखिए, ये ऊपर में क्या है? ये मिट्टी में रहता है। केचुआ किसमें रहता है? मिट्टी में। तो मिट्टी के कण जो होते हैं, मिट्टी के कणों के बीच में एयर गैप होता है। देखिए, ये मिट्टी के कण हैं। ये मिट्टी के कण हैं, ठीक है? और इसी मिट्टी के कण के यहाँ बीच देखिएगा, तो ये क्या है? एयर गैप है। एयर गैप है या एयर स्पेस कह सकते हैं, यानी कि वायु खाली जगह है। इसी वायु गैप में जो है, आपको ऑक्सीजन के अणु दिखाई देंगे। इसी में वायु गैप में ऑक्सीजन के अणु दिखाई देंगे। अब जो केचुआ है, केचुआ को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये अपनी त्वचा के माध्यम से, ये अपनी त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन के जो कण हैं, ऑक्सीजन के जो कण हैं, उसको लेकर मिलाएगा कहाँ पर? तो आप कहेंगे कि ये ऑक्सीजन के कण अपनी त्वचा से खींचकर, अपनी त्वचा से खींचकर मिला देगा यहाँ पर। अपनी त्वचा से खींचकर मिलाएगा कहाँ पर? तो आप कहेंगे कि मिला देगा अपनी रक्त में। त्वचा से खींचेगा, खींचकर मिला देगा रक्त में। अब ये रक्त क्या करेगा? ये रक्त जो है, यहाँ से पहुँचेगा इसमें, कोशिकाओं के पास। रक्त पहुँचेगा कोशिका, अब डायरेक्ट नहीं पहुँचेगा। हमने बताया है, अगर यहाँ ध्यान से अगर आप पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ हमने एक चीज़ आपको बताया, यहाँ पर हमने एक चीज़ बताया था कि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाता है कोशिकाओं के पास ब्लड लेके, यहाँ पर इसमें से तरल जैसा पदार्थ निकलता है और उसी तरल पदार्थ में ऑक्सीजन के अणु होते हैं और ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है कहाँ पर? तो आप कहेंगे कोशिका में, डिफ्यूजन के माध्यम से। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर, चलो यहाँ पर हम अब ये ऑक्सीजन के जो अणु हैं, यहाँ से निकलेगा तरल पदार्थ जैसा, यहाँ से निकलेगा तरल पदार्थ जैसा, और इसी तरल पदार्थ में मौजूद होंगे ऑक्सीजन के अणु। इसी तरल पदार्थ में मौजूद है ऑक्सीजन के अणु। अब ये ऑक्सीजन के अणु कहाँ चला जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा, कोशिका के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पहले से मौजूद है फूड। फूड ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, तो यहाँ पर निर्माण होगा किसका? आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, और साथ ही साथ ऊर्जा का निर्माण होगा। तो आपने देखा कि त्वचा के माध्यम से ये ऑक्सीजन ब्लड में घुला और ब्लड से होते हुए पहुंचा कोशिकाओं के पास, और यहाँ कोशिकाओं के पास क्या बना? ऊर्जा का निर्माण हुआ और साथ ही साथ CO2 गैस बना। अब ये CO2 जो गैस बना है, यहाँ पर CO2 बना। अब ये CO2 क्या होगा? ये CO2 जाएगा और जाकर मिल जाएगा इस वाले नली में। इस वाले, ये नली क्या है? तो आप कहेंगे ये रक्त वाहिका है। ये क्या है? रक्त वाहिका।
यानी कि रक्त को ले जाने। तो अब ये रक्त जो है ये कैसा रक्त है? तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुली हुई है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ गया और इसी से होते हुए फिर ये क्या होगा, त्वचा के पास जाएगा और त्वचा से होकर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरीका से केंचुआ में रेस्पिरेशन की क्रिया होते हैं। कि मिट्टी में मौजूद है, मिट्टी में एयर मौजूद है और उसी एयर में शामिल क्या है, तो ऑक्सीजन के अणु। केंचुआ के द्वारा, केंचुआ का जो त्वचा है वो त्वचा क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेगा और लेकर क्या करेगा, ब्लड में मिक्स कर देगा। मिक्स होगा ब्लड, ये ब्लड पहुंचेगा कहाँ पर, तो कोशिकाओं के पास पहुंचेगा। कोशिकाओं के पास पहुंचेगा तो वहां से तरल जैसा पदार्थ निकलेगा। अब ये तरल पदार्थ में क्या मौजूद होंगे, ऑक्सीजन के अणु। अब ये ऑक्सीजन के अणु डिफ्यूजन के माध्यम से यानी विसरण के माध्यम से चला जाएगा कोशिकाओं के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और इसका फूड का ब्रेकडाउन होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड अलग नली में मिलेगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जो आप कह सकते हैं कि रक्तवाहिका है उसमें मिलेगा और ये धीरे धीरे कोशिकाओं यानी त्वचा के पास जाएगा और त्वचा से फिर ये बाहर हो जाएगा। तो इस तरीका से केंचुआ में श्वसन की क्रिया होते हैं। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए, पहले इस चीज को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से, किसके माध्यम से, त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करता है। अभी हमने बताया कि त्वचा से ही क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और त्वचा से ही अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जा रहा है। इसका मतलब है कि केंचुए की श्वसन सतह उसकी त्वचा होती है। केंचुआ का जो श्वसन अंग है वो क्या है, त्वचा है। केंचुए की त्वचा काफी पतली एवं नम होती है। हमने बताया कि थिन एवं मोइस्ट होता है, पतली और नमी युक्त होता है। उसमें रक्त की आपूर्ति अच्छी होती है। हमने अभी अभी बताया कि इसमें रक्त होते हैं और रक्त में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है और हीमोग्लोबिन का लक्षण होता है कि ऑक्सीजन के अणु देखेगा अपनी ओर खींच लेगा। इसलिए केंचुआ अपनी नम त्वचा के माध्यम से श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, यानी कि जितना उसे ऑक्सीजन चाहिए उसको क्या करेगा, अपनी त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन के अणु को अपने अंदर प्रवेश कर लेगा। यह ऑक्सीजन फिर केंचुए के रक्त द्वारा उसकी सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, जहां इसका उपयोग श्वसन में होता है। अभी हमने बताया, यहाँ पर हमने क्या बताया कि ऑक्सीजन गया त्वचा के, त्वचा से ऑक्सीजन अंदर गया, रक्त में मिला, रक्त पहुंचा कहाँ, कोशिकाओं के पास, ऊर्जा का निर्माण हो गया। कह रहा है कि श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा वापस लाया जाता है, यानी जो ऊर्जा का निर्माण हुआ उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया गया, रक्त के द्वारा वापस लाया गया। कहाँ पर, तो आप कहेंगे त्वचा के पास, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड केंचुआ की त्वचा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया गया। क्या ये क्लियर है, बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चल तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यही है, हमने बताया आपको, ये हमने केंचुआ, ये केंचुआ बनाया। केंचुआ का देखिए ये यहाँ पर खंड खंड जैसा आपने देख रहे हैं स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से हमने एक टुकड़ा काट के निकाला, केंचुआ का एक छोटा सा कोशिका काट के हमने निकाला। ये कोशिका ये वाला है, इसी को हमने यहाँ पर फोटो में दिखाया। अब ये देखिए जब इस कोशिका को काटते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिखाता है, एक छोटा छोटा कमरा जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, छोटा छोटा हमें कमरा जैसा दिखाई पड़ता है। रेड वाला क्या है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजनेटेड, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन वाला यानी रक्त वाला जो रक्त है, हालांकि दोनों रक्त वाली ही को है नली। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, इसमें क्या ऑक्सीजन की मात्रा है। ऑक्सीजन को त्वचा से प्रवेश किया गया कहाँ पर, तो आप कहेंगे जो रक्त, जहाँ पर रेड वाला जो आपको नली दिख रहा है उसमें गया और फिर ये पहुंचा कहाँ पर, तो आप कहेंगे, अब यहाँ पर देखिए इसी चीज को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेड कलर है, ये रेड वाला क्या है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन के लिए है, और यहाँ पर जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। तो यहाँ से ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, ब्लड में मिलाएगा, ब्लड से कहाँ जाएगा, कोशिकाओं के पास जाएगा, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होगा, CO2 को फिर वापस लेके कहाँ पहुंच जाएगा, इसके होते बाहर निकल जाएगा।
तो इस तरीका से केचुआ में श्वसन की क्रिया होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर के जैसे लगता है कि छिल दिया गया है, उस तरीका से यहाँ आपको दिखाए गए हैं। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चे कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से केचुए में श्वसन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चल, मछली में श्वसन हमें पढ़ना है। मछली से पहले हम लोग पढ़ेंगे टिड्डा के बारे में। मछली से पहले हम लोग पढ़ेंगे कीटों में श्वसन, यानी टिड्डा में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है। देखिए, अब हम टिड्डा तो नहीं बना सकते, टिड्डा नहीं बना सकते, इस वजह से हमने टिड्डा को बना कर लाया है। टिड्डा खुद लाया। देखिए, हमने कहा कि जितने सारे कीट हैं, कीट में हीमोग्लोबिन की कमी, हालांकि ब्लड उसमें भी होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, यहाँ पर अगर समझे तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है लोहा, और लोहा के कारण ही रंग होता है लाल। रंग कैसा होता है, ब्लड का लाल रंग होता है। केचुआ में लाल रंग क्यों है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में मौजूद क्या है, तो आप कहेंगे लोहा मौजूद है। लेकिन इस कीट की अगर हम बात करें तो इस कीट में ब्लड तो है, जिसे हम रीम कहते हैं। जब आप तिलचट्टा को पैर से दबा दीजिएगा तो उसमें देखिएगा कि कुछ व्हाइट व्हाइट जैसा गम जैसा निकलता है, वो उसके लिए ब्लड ही है, उसके लिए रक्त ही है, लेकिन उसका कलर लाल नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, और जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो उसका रंग लाल होगा नहीं। और हीमोग्लोबिन का लक्षण क्या होता है कि ऑक्सीजन के अणु को अपनी ओर खींच लेगा। तो जब कीट में ऑक्सीजन के अणु, जब कीट में हीमोग्लोबिन है नहीं, तो ऑक्सीजन जाएंगे कैसे, तो ट्रैकिया के माध्यम से। किसके माध्यम से, ट्रैकिया के माध्यम से। और ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं, यानी डायरेक्ट वो श्वास नली के माध्यम से ही कोशिका से कांटेक्ट होता है। कैसे, देखिए यहां पर आप जो देख रहे हैं इस तरीका का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पहले तो यहां पर देखें, इस तरीका के आपको जाली जाली जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। जाली जाली जैसा स्ट्रक्चर आपको इस तरीका से दिख रहा होगा। यही है इसका ट्रैकिया, यही इसका है ट्रैकिया, यानी कि श्वास नली है। और इसी श्वास नली पर यहाँ पर कुछ पॉइंट जैसा दिखते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीका से हमें स्पॉट जैसा दिखाई देता है, छोटे छोटे छिद्र जैसा, रंध्र जैसा। ये ऐसे हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हमें दिखाई पड़ेगा, या ध्यान से देखेंगे तब। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सभी के सभी छोटे छोटे क्या है, एस्पेरिकल्स है, जिसे हम श्वास रंध्र कहते हैं। इसको हम लोग श्वास रंध्र कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। और ये जो आपको नली दिख रहा है, इस नली को हम कहते हैं श्वास नली, इसको हम कहते हैं श्वास नली, या ट्रैकिया आप कह दीजिए, या ट्रैकिया कह दीजिए। अब यहां पर होता है क्या, देखिए कीट जो होते हैं, कीट अपने त्वचा पर जो मौजूद है श्वास रंध्र, इस श्वास रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन को, वायुमंडल में मौजूद है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को अपने अंदर, ये जो छोटे छोटे रंध्र हैं, इस रंध्र के माध्यम से अपने अंदर प्रवेश करता है। यानी कि ये कीट जो है अपने शरीर पर मौजूद जो एस्पेरिकल्स है, यानी जो श्वास रंध्र है, जो छोटे छोटे छिद्र है, उस छिद्र से ऑक्सीजन को अपने अंदर प्रवेश करने देता है। अब ये प्रवेश करा तो प्रवेश करके चला जाता है ट्रैकिया में, चला जाता है ट्रैकिया में, यानी श्वास नली में। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये सभी के सभी श्वास नली हैं। ये क्या है, श्वास नली है। अब ये श्वास नली जो है कई भागों में बंट जाता है। यहाँ देखें, ये जो छोटा, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, श्वास रंध्र है। ये है श्वास रंध्र, और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको दिखाई पड़ रही, ये है ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया। देखिए, इसी को हम कह दिए श्वास नली, इसी को हम क्या कहते हैं, श्वास नली।
अब ये श्वास नली बहुत सारी शाखाओं में बटा होता है, ब्रांच में बटा होता है। यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे ब्रांचों में बट गया, ये बहुत सारे ब्रांचों में बट गया। अब ये ब्रांच जो है इसी ब्रांच के पास मौजूद होता है कोशिका। यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है ये है कोशिका, ये है कोशिका। अब इस कोशिका में क्या होगा, तो देखो एयर यहाँ से स्पेरिकल के माध्यम से यानी कि रंध्र यानी कि श्वास रंध्र के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश किया, ऑक्सीजन गया कहाँ पर, ट्रैकिया के पास गया, किसमें, ट्रैकिया में गया। अब ये ट्रैकिया से होते हुए ट्रैक्यूल्स में गया, किसमें गया, ट्रैक्यूल्स में गया। उतना आपको नहीं समझना है, बस समझिए कि ट्रैकिया से गया, ट्रैकिया से विभिन्न शाखाओं में ऑक्सीजन बट गया और विभिन्न शाखाओं से बटकर ये धीरे धीरे देखो ये ऑक्सीजन गया कोशिका पर गया। यही वाला जो एक टुकड़ा हमने काटा, ये टुकड़ा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये ब्रांच में है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु कोशिका में प्रवेश करेगा। यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन प्रवेश किया तो ऊर्जा का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना तो फिर इसी ब्रांच वाले शेप में इसी ट्रैक्यूलिस में आकर मिलेगा और फिर इसी ट्रैक्यूलिस से होकर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ट्रैकिया में और ट्रैकिया से फिर जाएगा स्पेरिकल में, स्पेरिकल से होकर बाहर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा कि कीट मकोड़े श्वसन की क्रिया के लिए जो ऑक्सीजन उनको चाहिए वो ऑक्सीजन स्पेरिकल्स के माध्यम से ही अपने शरीर के अंदर ले पाते हैं। एक बार फिर से समझिएगा इसी चीज को अच्छे ढंग से। देखिए यहाँ से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वजह से ज्यादा अब आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ऑक्सीजन से जाएगा, ऑक्सीकरण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि कैसे ऑक्सीजन अंदर गया और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आया। चलिए देखिए एक बार फिर से समझिए अच्छे ढंग से। देखिए ये वाली जो आपको दिख रहा है, यानी कि जब हम इसका एक हिस्सा काट के निकालेंगे, यानी कि यहाँ जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यही वाला पॉइंट है स्पेरिकल्स, यानी छोटे छोटे छिद्र हैं जो यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है पिक्चर में। यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर गया, यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन गया अंदर। अब यहाँ पर ब्लू ब्लू जो आपको दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी ऑक्सीजन के अणु है। अब ये ऑक्सीजन आया ट्रैकिया में, इसको हम क्या बोले, ट्रैकिया बोले। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ये लाइन क्या है, ट्रैकिया है। ठीक है। अब ये ट्रैकिया जो है विभिन्न शाखाओं में बटा हुआ है जिसको हम कहते हैं ट्रैक्यूल्स कहते हैं, उतना नहीं समझिए। अब ये ट्रैकिया विभिन्न शाखाओं में बटा हुआ है और यहाँ पर मौजूद है कोशिका, यहाँ पर हर जगह मौजूद है कोशिका, यानी उत्तक मौजूद है, सीधी सी बात समझिए, उत्तक मौजूद है। अब इसी पॉइंट को काट कर यहाँ पर दिखाया गया है जो ये आपको कोशिका दिख रहा है। ऑक्सीजन अंदर आया, ऊर्जा का निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसी रास्ते से अंदर प्रवेश कर जाएगा ट्रैक्यूल्स में, ट्रैक्यूल्स से होकर फिर ये यहाँ पर अब देख रहे हैं आप, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये ब्लैक कलर का ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ब्लू कलर का क्या है, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रास्ते से आकर यहाँ से एयर आउट हो जा रहा है और एयर आउट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपका तिलचट्टा हो गया, मधुमक्खी हो गया, मक्खी हो गया, तितली हो गई, ये सभी के सभी जीवों में जो ऑक्सीजन का इन होता है वो स्पेरिकल यानी श्वास रंध्र से होता है और कहाँ जाता है, ट्रैकिया में जाता है और ट्रैकिया से होकर कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं में जाकर ऊर्जा का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसी ट्रैकिया से होते हुए स्पाइरकल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो क्या ये बात क्लियर हो गया, क्या ये बात क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर आप अच्छे ढंग से यहाँ पर देख लिए होंगे यही छोटे छोटे, अब यहाँ पर ये क्या है, स्पाइरकल्स है और भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये छोटे छोटे ब्रांचों में बटा हुआ है।
जिसको हम कहते हैं, ये ब्रांच हमारा ट्रैक्यूल्स कहलाया, और ये जो रास्ता है इस रास्ता को हमने ट्रैकिया कहा है। ये जो आपको मोटी मोटी जो दीवारें दिख रही है इसको हम ट्रैकिया कह रही है। बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चल, तो अब इसके कुछ पॉइंट है जो पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। कीटों में श्वसन कह रहा है कि कीट श्वास नली प्रणाली नामक आंतरिक नलियों के एक नेटवर्क के माध्यम से, किसके माध्यम से? एक नेटवर्क के माध्यम से श्वास नली, किसके माध्यम? श्वास नली, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया प्रणाली नामक आंतरिक नलियों, यानी उसके अंदर मौजूद है नली जैसा, पाइप जैसा है, जो एक नेटवर्क जैसा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए पूरी तरीका से क्या है, नेटवर्क बना हुआ है, जाल जैसा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए इस तरीका से जाल बना हुआ है। श्वसन करते हैं, उनकी परिसंचरण प्रणाली से अलग होती है, यानी कि यहाँ पर जो रक्त का परिवहन होता है वो हमारे हमसे क्या होता है, भिन्न होता है। वायु श्वास द्वार, श्वास द्वार जिसको हम कह दिए क्या, श्वास रंध्र कह दिए, श्वास द्वार नामक छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती है, तथा श्वास नलिका और श्वास नालिका, ठीक है, श्वास नलिका और श्वास नलिका नामक शाखाओं वाली नलियों की एक श्रृंखला कीट के पूरे शरीर में उत्तकों तक सीधे पहुंच, कहाँ तक? उत्तक तक सीधे पहुंच जाता है। यही ना था, ब्रांच जैसा नलिकाओं से बना हुआ है, ये डायरेक्ट क्या है, उत्तक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? उत्तक से जुड़ा हुआ था। सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर उसी श्वास नलिका के माध्यम से बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो इस तरीका से हमारा कीटों में भी श्वसन की क्रिया संपन्न हुआ। बात क्लियर है मेरे बच्चे? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चल आइए, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। क्लास लंबी हो जाएगी, इस वजह से आज हम लोग इतना ही पढ़कर आज के क्लास को स्टॉप करेंगे। आगे हम लोग क्लास में फिश का जो रेस्पिरेशन है, यानी कि श्वसन की क्रिया मछलियों में कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ों को अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ें, एक बार रिवीजन देख लीजिए कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। एनिमल्स में श्वसन हम लोगों ने अमीबा के बारे में पढ़ लिया, पैरामीशियम के बारे में पढ़ लिया, प्लेनेरिया के बारे में, केंचुआ के बारे में पढ़ लिया, और साथ ही साथ टिड्डा के बारे में पढ़ लिया। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे ढंग से कवर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट किया होगा, नोट्स में अच्छे ढंग से बना लिए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए, पॉइंट यहाँ अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, अपना नोट्स अवश्य बना लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस क्लास का रिवीजन अवश्य करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है हमारे साथ, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक का बटन अवश्य दबाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगता है, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा आपको लगता है, आप कमेंट बॉक्स में भी अपना सुझाव अवश्य दें कि सर हमें और भी क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, तो इस पर भी हम वर्क अवश्य करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।